अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं केमिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर चुके हैं ई कैट सेशन के अंदर। देखो हम बहुत स्मूथली तौर पे चल रहे हैं। हमारा टारगेट यही है कि हम बिफोर ईद हम पार्ट 1 का जो जितना भी सिलेबस है वो कवर कर पाएँ और उसके बाद जैसे ही हम ईद की छुट्टियों के बाद आएँ तो हम फिर फोकस करें पार्ट 2 के सिलेबस के ऊपर और उसके बाद उसको कंप्लीट करते हुए हम फुल बुक के जो टेस्ट हमारे हैं उसकी तरफ हम मूव कर जाएँ। आज बेसिक टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है। ऑलरेडी जानते हैं हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम चैप्टर नंबर 7 भी ऑलरेडी ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 6 अगर आज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे शुरू के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मेथड जो हम अप्लाई करेंगे आज, यानी जो हम मेथड लेके चलेंगे आज के लेक्चर के लिए, वो वही होगा। यानी मैं हर एक टॉपिक को पहले ब्रीफ करूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों के पास होंगे एमसीक्यूज जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, उनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। उससे ये होगा कि हमारी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं किसी टॉपिक में से। मैं आपको बताऊं कि चैप्टर नंबर 6 जो है ये एफएससी के हवाले से हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम बात करें एमसीक्यू वाइज या अगर हम जो है इसके एमसीक्यूज की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इंतहाई आपको आसान एमसीक्यूज लगेंगे, यानी इसमें से इतने मुश्किल किस्म के कोई जो है एमसीक्यू नहीं बनते। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लर्न करना मुश्किल है, लेकिन उसको अप्लाई अगर हम सीख लेते हैं तो उसको अप्लाई करना उतना ही आसान है और उतने ही जो है डायरेक्ट किस्म के एमसीक्यू जो है इसमें से बनते हैं। ठीक है भी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और चूंकि हमारा जो चैप्टर है बेसिक तौर पर यह है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और उसके बाद फिर हम चलेंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, रीजन क्या है। ठीक है, सो ये दो चीजें हमने फर्स्ट हमने करनी है, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, केमिकल बॉन्ड की, तो केमिकल बॉन्ड बेसिक तौर पे है क्या। हम कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड का मतलब है वो फोर्स, ठीक है, वो अट्रैक्शन फोर्स कि जो दो एटम्स के दरमियान मौजूद होती है, उन एटम्स को इकट्ठे रखने के लिए, यकजा रखने के लिए, मर्ज फॉर्म में रखने के लिए, इसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl की बात करता हूं तो इसमें ये जो मैंने इस लाइन से शो किया हुआ है ये बेसिक तौर पे केमिकल बॉन्ड है और ये इस बात को शो करता है कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि क्लोरीन को और हाइड्रोजन को आपस में बाउंडेड रखती है, आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे रखती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है केमिकल बॉन्ड, इसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, केमिकल बॉन्ड की हमने बात की कि भाई ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि जो दो एटम्स को आपस में कंबाइंड रखेगी, बाइंड फॉर्म के अंदर रखेगी। ठीक है, इसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है उसकी रीजन क्या हो सकती है रीजन क्या हो सकती है केमिकल बॉन्ड बनने की। सो रीजन जो है जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि हम बहुत बेसिक लेवल पर भी पढ़कर आ चुके हैं कि दो रूल्स होते हैं कि जो डिफाइन करते हैं कोई एटम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास होता है डुप्लेट रूल और एक होता है हमारे पास ऑक्टेव रूल। ठीक है, एक डुप्लेट रूल है और एक हमारे पास क्या है बेसिक तौर पे ऑक्टेव रूल है। ठीक है, ये दो रूल्स हैं कि जो डिफाइन करते हैं कि कोई एक एटम जो है वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। और स्टेबल का मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा या वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो हम कहते हैं डुप्लेट रूल का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि वो एटम्स, ठीक है, या वो एलिमेंट्स के जिनके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हीलियम है, एटॉमिक नंबर है इसका 4 और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 2 और 2। ठीक है, सो इसके आखिरी शेल के अंदर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या होगा, ये जो है डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा और डुप्लेट रूल को फॉलो करते हुए हम कहते हैं कि ये अपने आप को स्टेबल करेगा। ये जस्ट सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर स्टेबल है, इट कैन एग्जिस्ट इंडिविजुअली। ठीक हो गया, इंडिविजुअली तौर पर ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक हो गया। और अगर हम बात करते हैं बाकी मतलब ऑक्टेट रूल की बात करते हैं तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, हम कहते हैं कि वो एटम्स या एलिमेंट्स के जिनके अंदर आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 होंगे। ठीक है, इस तरह के एटम्स या एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। और ऑक्टेट रूल जो है इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 हो तो इस तरह का एटम स्टेबल होता है। जैसे कि हमारे पास है नियॉन, एटॉमिक नंबर है 10, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, अब ये 8 का हिस्सा इसको स्टेबल कर रहा है। सो इट मींस के हीलियम भी स्टेबल है। ठीक है, चूंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन भी स्टेबल है इसके पास, चूंकि जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से जितने भी नोबल गैसेज हैं सिवाय हीलियम के, बाकी जितनी भी गैसेज हैं जैसे हीलियम के बाद नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ठीक है, ये तमाम के तमाम अपना जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। सो ये 8 का हिस्सा अपने अंदर रखते हैं। सो इट मींस कि दे आर स्टेबल। ठीक है, दे रिक्वायर नो, ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि
एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है, दे रिक्वायर नो एक्स्ट्रा एफर्ट टू स्टेबलाइज, ठीक है जी, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर नहीं होती, इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो जितनी भी हमारे पास नॉर्मल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, इसमें से ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगी। बाकी जितने भी हैं इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेंगी, ठीक है। ये क्या करती हैं भाई, ये ऑक्टेट रूल जो है इसको ही ये क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमने देखा कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि स्टेबल हैं और वो स्टेबल किस बेस पर होते हैं, किस वजह से जो है हम कहते हैं कि ये स्टेबल होते हैं। ये बेसिक तौर पे मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको जो है जस्ट एक्सप्लेन किया कि ऑक्टेव और डुप्लेट के थ्रू कोई एक एटम जो है वो किस तरीके से जो है स्टेबल होता है, किस तरीके से हम कहते हैं कि कोई जो एटम है, ठीक है, वो इंडिविजुअली तौर पे एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि 118 एलिमेंट्स टोटल हैं, ठीक है। सो 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ चंद एक ये एलिमेंट्स हैं जो कि हम कहते हैं स्टेबल भी हैं और इंडिविजुअली तौर पे एग्जिस्ट भी कर सकेंगे। इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हैं, उनका चूंकि डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो हम कहते हैं कि फिर वो हमेशा दूसरे एटम्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हुए हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई, या तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू या कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से क्या करते हैं कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो करते हैं, ठीक हो गया। सो ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है, ये हम सिंपल कहते हैं कि ये हमारे पास जो है रीजन है कोई एक एटम जो है वो क्या करेगा, वो जो है केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, यानी बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा और दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म के अंदर, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये आपको रीजन जो है प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन थी जो कि हम कहते हैं जिसकी बिना पर केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ये तो जस्ट हमने जस्ट सिंपली बताया आपको कि जो है कि क्यों कोई जो है एलिमेंट कंपाउंड बनाता है। सर कैन यू जूम द स्लाइड्स, एग्जैक्टली मैं इसको जूम कर देता हूँ, बिल्कुल हम इसको जो है जूम कर लेते हैं। तो ये ले जनाब, ये ऑलमोस्ट अब जूम हो चुका है जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। सो मैंने आपको जो है ये चीज़ बता दी कि क्यों जो है हम बनाते हैं, नहीं स्लाइड्स हाइड हो जाती हैं। चलें भी, ठीक हो गया पाक, मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है ताकि इफेक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है भी। अच्छा, अब हम जो है आगे मूव करेंगे। रीजन हमने देख ली कि क्यों जो है कोई एक एटम जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। आपको रीजन पता होना चाहिए कि जी डुप्लेट ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए। और एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हीलियम, ठीक है, और इसके बाद फिर हाइड्रोजन, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, ये वो एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद समहाउ बेरिलियम भी, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं कि जो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। इनसे लार्जर जो भी है, ठीक है, इनसे लार्जर जो भी एलिमेंट है वो हमेशा चाहेगा कि वो ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करे। तो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेगा। यानी सिर्फ ये वो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, ठीक है, कि जो हम कहते हैं कि जो क्या है, जो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। इसके अलावा जितने भी लार्जर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करेंगे और चाहेंगे कि अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन का जो हिस्सा है वो पूरा हो सके और उसके थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें, ठीक हो गया। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब क्या करेंगे, वो ऑक्टेट रूल जो है उसके थ्रू ही अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है इसको जो मैं डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए वो है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं इस पर जो है पेज नंबर 156 पर हूं और इसमें आपको जो है एक्सप्लेन जो करूंगा इस वक्त वो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, उसका कोर कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। फिर हम चलेंगे टूवर्ड्स द जो भी एमसीक्यूज हमारे पास हैं उस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, एक जो है एमसीक्यू मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन कर दूं और क्योंकि उससे हवाले से हमारी बात भी जो है वो चल रही है। देखो, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस जो हैं, ये पेज नंबर है 156, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास सिर्फ नोबल गैसेस ऐसी हैं कि जो स्टेबल हैं, चूंकि उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल हैं, ठीक है, उनको बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सबके सब बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ताकि अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बावजूद भी हम कहते हैं कि ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर पाते या अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। रीजन क्या है?
रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की, आपने बहुत पहले भी इसको जो है समझा होगा, बहुत बेसिक सी एग्जांपल है। BF3 की हम बात कर लेते हैं, बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में 2 हैं और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेगा 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए, यानी हम समहाउ कह सकते हैं कि जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा विद फ्लोरीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को और जो है शेयर करेगा विद फ्लोरीन, और इस थ्रू हम कहते हैं 3 बॉन्ड बनाएगा। सो बोरॉन जो है वो 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, ठीक है। और जब ये 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, तो इसके बावजूद भी देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल गिने तो 6 बनते हैं। सो इट मींस के चाहे इसने 3 बॉन्ड बना भी लिए हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए, लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। सो इस तरह के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लिविस एसिड का नाम देते हैं। आप जानते हैं लिविस एसिड हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, ठीक है। सो लिविस एसिड भी इनको हम कह रहे होते हैं। जो है आप 156 पेज के ऊपर जो हमारे पास, अच्छा रिपीट कर दें, जल्दी से रिपीट कर देता हूं जैन। देखो मैंने आपसे कहा कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बावजूद भी, यानी कंपाउंड फॉर्मेशन करने के बावजूद भी हम कहते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे बोरॉन है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 2 आ जाएंगे पहले शेल में और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर भी ले इनको यूटिलाइज करते हुए, तो फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, सो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ठीक हो गया? एग्जैक्टली बिल्कुल जैन बिलाल में ही आपको जो है इस वक्त मार्क करवाने लगा था 156 पेज के ऊपर, जो हमारे पास इस टॉपिक की लास्ट लाइन है। नहीं स्टेबल, देखो मैं बताऊं एहतसाम, ठीक है, ये वैसे तौर पे जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है समहाउ ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, लेकिन उतना स्टेबल नहीं होता जितना कि कोई और यूजुअल एक ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी जितनी होती है, ठीक है। ये एग्जिस्ट जरूर करता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एग्जिस्ट जरूर करता है, लेकिन ये है कि फिर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। आप जानते हैं ना कि ऐसे कंपाउंड के जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। अगर ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, ठीक है। लास्ट लाइन मेंशन की हुई है, एनी हाउ द ऑक्टेट विल could not be made universal as the formation of compounds like PF5 है, ठीक है, SF6 है और BCl3 है, ठीक है, आर नॉट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। सो ये हम मार्क करेंगे, आप भी इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास AlCl3 भी है कि जो इसी के अंदर लाई करता है, यानी इन्हीं की एग्जांपल्स में से है कि जिनके अंदर हम कहते हैं कि आप जो है बेशक इसने अपने बॉन्ड्स पूरे बना लिए हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सका, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ही है, ठीक है। सो ये हमने यहां तक कंप्लीट किया है। इसमें जो है आपको रीजन पता होना चाहिए कि वाई एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड, ठीक है, और केमिकल बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको थोड़ी सी रिकॉल करवाई थी, वो पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया कि वो कंपाउंड्स के जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते इवन के अगर वो बॉन्ड बना भी लें, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं, और इसमें कुछ चीजें हमने मार्क करनी है वो मैं आपको मार्क करवा दूंगा। देखो अगर हम बात करते हैं 2 एलिमेंट्स की, ठीक है, नहीं 2 एटम्स की बात करते हैं। देखो हम जानते हैं कि जब 2 एटम्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेंगे तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है। अब जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों एटम्स एक दूसरे के ऊपर 2 तरह की फोर्सेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स और एक होती है रिपल्सिव फोर्स। ये एक एटम है जिसका ये न्यूक्लियस और यहां पर उसके इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये दूसरा एटम है जिसका ये है न्यूक्लियस, जिसके जो है इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद हैं, ठीक है। अब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ताकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकें। अब होगा ये कि इसका न्यूक्लियस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस के यहां पर 2 एटम्स के दरमियान हम कहते हैं कि अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो रही है, ठीक है। अट्रैक्शन की फोर्स हम कहते हैं कि बहुत, यानी यहां पर क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, ठीक हो गया। और उसके साथ जो सेकंड हमारे पास बात है वो क्या है
कि इसका न्यूक्लियस और इसका जो न्यूक्लियस है ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि जब भी दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो हम कहते हैं दो तरह की अट्रैक्शन यानी फोर्सेस डेवलप होंगी। एक हमारे पास है रिपल्शन और एक हमारे पास है अट्रैक्शन, ठीक है। रिपल्शन की फोर्स कहां से आई? दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगी, और दो एटम्स के जो न्यूक्लियस यानी डिपॉजिटेड चार्जेस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन की फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे। और समहाउ जो दूसरी चीज हमारे पास है वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करे, इसका न्यूक्लियस इसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करे। तो ये हमारे पास क्या है, दो तरह की जो है फोर्सेस डेवलप होती हैं बिटवीन द एटम्स, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जब जाहिर सी बात है अगर दो एटम्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी तो करीब तो आएंगे, ठीक है। अब होता यह है कि जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, आपकी जो है इस वक्त डायग्राम भी बनी हुई है आपकी जो है बुक के अंदर, उसको भी आप जो है जरूर देखिएगा कि जैसे जैसे एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, सो एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनके दरमियान जो है जो एनर्जी है, यानी हम कह लें कि इनकी जो एनर्जी है यानी जो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है समहाउ वो इंक्रीज करती है। लेकिन जब ये करीब आते हैं तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहते हुए इनके दरमियान मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होती है। अगर उससे बियॉन्ड एक दूसरे के करीब आएंगे तो इनमें रिपल्शन की फोर्स जो है वो बढ़ जाती है, अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। सो इस बेस पर हम कहते हैं कि फिर हमारे पास क्या होता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है, सो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दो एटम्स जिन्होंने बॉन्ड बनाना होता है वो एक कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पर ही रहेंगे, और उस कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पर रहते हुए ही जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की फोर्स को मैक्सिमम कर पाएंगे। अगर इससे बियॉन्ड वो आगे एक दूसरे के करीब आए तो अट्रैक्शन की फोर्स के बजाय रिपल्शन की फोर्स जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, और रिपल्शन की फोर्स हमेशा एनर्जी को इंक्रीज करती है। और आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर हम कहते हैं कि जब भी एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करती है तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। हम पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहां पर, एट्रैक्टिव फोर्सेस इसका मतलब होता है कि क्या होगा, एनर्जी लेस, और इसका मतलब क्या होता है कि स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी, ठीक हो गया। जब भी दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी, एनर्जी जो है सिस्टम की कम हो जाएगी और जो सिस्टम है वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये एटम्स एक दूसरे के मजीद करीब आते हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं ये क्या होती हैं, ये खत्म हो जाती हैं, ये समहाउ कम हो जाती हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ना हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये तमाम पॉइंट्स उलट जाएंगे। रिपल्सिव फोर्सेस, एनर्जी ग्रेटर, अनस्टेबिलिटी इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि फिर एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एट कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पर रहेंगे, जिसको हम बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, जो कि आगे जाके हमने पढ़ना भी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस है ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है, जिसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो डोमिनेट कर जाती हैं ओवर द रिपल्शन फोर्सेस, ठीक है जी। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास कोर कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट का, यानी एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का। और इसमें जो चीज आपने हाईलाइट करनी है, जो चीज आपने मार्क करनी है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है भाई, वो जो है 156 पेज के ऊपर आपने जो डायग्राम बनी हुई है 6.1 की, ठीक है, उसमें जो 7वें पैराग्राफ है, इवेंचुअली द स्टेट कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्टेंस 75.4 pm, ठीक है, पाइकोमीटर बेसिक तौर पे है ये, ठीक है, इज रीच्ड where the attractive forces dominate the repulsive forces, ठीक है जी। हम कहते हैं कि जब हमारे पास दो एटम्स करीब आते हैं, ये बेसिक तौर पे बॉन्ड डिस्टेंस ही बताया हुआ है उसने, बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो उसने क्या किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, कि जिसके ऊपर हम कहते हैं कि क्या होता है कि जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। ये बॉन्ड डिस्टेंस है, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, इससे करीब आएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, इससे दूर गए तो भी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आपने क्या हाईलाइट करना है, इससे नीचे जो है एग्जैक्टली जो फिगर है उसके नीचे जो है मेंशन किया हुआ है, सो दिस डिस्टेंस 75.4 pm यानी पाइकोमीटर इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ और कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स। तो यही मैंने आपको बताया कि जब भी दो एटम्स करीब आते हैं सो एक कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पर रहते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड ये मेंशन किया हुआ है, ये 436.45 किलो जूल पर मोल है, इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। देखो जब भी जो है दो एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये पॉइंट आपने राइट कर लिया होगा, एक और पॉइंट आप साथ में राइट कर लीजिएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन आप पहले भी जानते होंगे
बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये बेसिक तौर पे है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक हो गया। यानी हम कहते हैं कि हमेशा जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है दो एटम्स के दरमियान, इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल आयशा, ठीक है। जब भी दो एटम्स जो हैं क्या करते हैं कि ये स्टेबिलिटी यानी कि एट्रैक्टिव फोर्सेस को डोमिनेट करवा लेते हैं ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। सो हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो ये प्रोसेस है एक्सो नॉट एंडो, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। यानी कि इससे एनर्जी निकलती है, इमिट होती है, क्योंकि देखो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जब एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो हम कहते हैं कि एट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से एनर्जी जो है सिस्टम की लेस होगी। किस तरीके से कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट कर देगा, सिस्टम सराउंडिंग में ट्रांसफर कर देगा। सो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसीलिए यहां पर उसने 436.45 जो लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज सिंपली बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सर मेरी बुक में ये नहीं है जो आपने मार्क करवाया, प्लीज गाइड मी। आयशा देखो एग्जैक्टली यहाँ पे रोल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बता दें, अदिल अभी बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो ये 156 पेज है, उसमें जो डायग्राम है उसके एग्जैक्टली नीचे एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर ये तमाम पॉइंट्स है। अगर नहीं भी आपको मिल रहे तो आप राइट जरूर कर सकते हैं, ठीक है भाई। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी जो पोजीशन डिपेंडेंट हो, ठीक है, इसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यही इस वक्त जो है हम डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि एनर्जी जो हमारे पास है किसकी सिस्टम की, वो पोटेंशियल एनर्जी ही है जिसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सकें। सो एक्सोथर्मिक होगा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये हमने डिस्क्राइब किया। आई थिंक यहां तक आपको क्लियरिटी है। अगर क्लियरिटी है तो हम आगे चलेंगे और मैं आपको इस पर जो है एटॉमिक साइज के हवाले से ब्रीफ करूंगा। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के हवाले से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो साथ साथ आप मुझे बताते भी रहेंगे कि जो है ये जो मैंने पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं वो आपको समझ आ चुके हैं, क्योंकि आज मैं एग्जैक्टली जो भी कोर कॉन्सेप्ट है किसी एक टॉपिक का वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं एमसीक्यू की तरफ मूव करूंगा, उसकी तरफ जो है हम जाएंगे, ठीक है। एटॉमिक साइज की हम बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है। चूंकि एटॉमिक साइज यानी एटम जो है बहुत छोटा पार्टिकल है तो इस एटम के साइज को डायरेक्टली मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। SF6 की आप बात करें, एक्सप्लेन कर दें, सल्फर और चलें ठीक है, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। सो SF6 की आप बात कर रही हैं, सल्फर की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर है 16। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 पहले शेल में, 8 दूसरे शेल में और 6 जो है लास्ट शेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। 6 हमारे पास क्या होंगे, आखिरी शेल में आ जाएंगे। आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो ये हमारे पास वो ऑर्बिटल है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, यानी सल्फर की तरफ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। सल्फर, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हम यहां पर लगा देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, सो हम लेट्स सपोज कहते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6। मुझे लगता है कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहां तक क्लियर है भाई इसी तरह, ठीक है। ये बता था मैं आपको कि सल्फर की हम बात करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 16 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। सो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को सल्फर के इर्द गिर्द जो है इकट्ठा कर दिया, यानी कि इर्द गिर्द लगा दिया, ठीक हो गया। अब देखो इसने 6 बॉन्ड बनाए हुए विद फ्लोरीन, ठीक है। सो फ्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए सल्फर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है भाई। अब देखें कि 6 बॉन्ड बन चुके हैं सल्फर के विद फ्लोरीन, ठीक है। अब आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सल्फर के 12। सो ये तो वॉयलेट कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए हम कहते हैं कि SF6 जो है ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे BF3 की हमने बात की थी, जैसे AlCl3 की हमने बात की थी, जैसे और भी बहुत से कंपाउंड है जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। सो सल्फर जो है जो हम कहते हैं कि हेक्सा 6 जो है फ्लोरीन कंटेन करता है, तो ये भी नहीं करता। सर चैप्टर 6 आज खत्म करना है, एग्जैक्टली खत्म करना है, लेकिन आपके क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है आंसर भी देना पड़ेगा। चलें भाई ठीक है, यहां तक
क्लियर होना चाहिए कि आई थिंक मैंने जो चीज आपको एक्सप्लेन की है वो आपको समझ आ चुकी होगी। हम आगे चलेंगे, एटॉमिक साइज की हम बात करेंगे। देखो एटॉमिक साइज वैसे तौर पे हमारे पास क्या है, एटॉमिक साइज की हम बात करते हैं, हम कहते हैं एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है, इसके साइज को डायरेक्टली मेजर करना डिफिकल्ट है, हम मेजर नहीं कर सकते। फिर किस तरीके से मेजर करते हैं, यहां मेंशन भी किया हुआ है कि हम फिर क्या करते हैं, डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं, डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सरे फॉल करते हैं, और जब एक्सरे फॉल करते हैं तो उससे क्या होता है कि दो न्यूक्लियस जो है, ठीक है, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आ जाता है। कैसे भाई, अभी बना देते हैं जल्दी से आपके लिए। एक ये न्यूक्लियस है, ये एक एटम, एक ये न्यूक्लियस है और एक ये एटम। हम क्या करते हैं, डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल लिया, उस पे एक्सरे को एक्सपोजर करवाया, दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो हमने मेजर कर लिया, हम इस डिस्टेंस को हाफ करेंगे, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है, और डायमीटर कंप्लीट एटॉमिक जो है साइज के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, एटॉमिक साइज के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब इसमें ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जब ये दो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो था, डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल जो था, यानी लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि दोनों एटम्स जो हैं, यानी जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को टच कर रही हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है, और ये टच कर रही है तो हम अगर इनका दरमियान डिस्टेंस निकालें दो न्यूक्लियस के दरमियान का, सो हम उसका हाफ करेंगे, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा, जिससे हमारे पास एटॉमिक जो है हम कहते हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा कि किसी भी एटम के हवाले से हम ये श्योरिटी नहीं कह सकते कि उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, ठीक है, किसी भी एटम के हवाले से हम ये नहीं कह सकते कि उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री कहां पर लाई करती है, यानी कि ये नहीं कहूंगा हाइड्रोजन जो है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं एक ही शेल होगा, हम ये नहीं कहते, उसके पास इनफाइनाइट शेल्स होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक में ही है, बाकी शेल्स जो है उनकी एनर्जी जीरो हम कंसीडर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, ठीक है, चूंकि कोई फिक्स बाउंड्री नहीं तो डायरेक्टली हम एटम को, सिंगल एटम की जो है साइज को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ही साइज को मेजर करते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकी जो है पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इनकी वेरिएशन, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो किस तरीके से है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो थैंक यू बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल आयशा, आप एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा मैं बातें नहीं करूंगा, जल्दी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अलोंग द ग्रुप हमारे पास है, अलोंग द पीरियड है। अलोंग द ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहते हैं अलोंग द ग्रुप जो है एटॉमिक साइज क्या करता है, वो इंक्रीज, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, अलोंग द ग्रुप, ठीक है, बस जी मेंशन किया है, एटॉमिक साइज हो, एटॉमिक रेडियस हो, ठीक है, या इवन कोवेलेंट रेडियस हो, हमने आगे जाके पढ़ना है इसको भी, रेडियस, ठीक है, या इवन के आनिक रेडियस ही क्यों ना हो, ये तमाम जो है क्या करते हैं, अलोंग द जो है ग्रुप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, आप लिखिएगा यहां पर मेंशन कर लीजिएगा कि ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है भाई। अलोंग द ग्रुप जो है ये तमाम चीजें क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, ठीक है, और रीजन क्या है, रीजन क्या हो सकती है हमारे पास, ठीक है, रीजन ये है कि जब आप जो है अलोंग द ग्रुप की बात करते हो, जैसे लेट्स सपोज हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो उसमें हमारे पास पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा है लिथियम, तीसरा सोडियम, चौथा पोटाशियम, फिर रेबिडियम और फिर सीजियम हमारे पास आ जाता है। इसकी हम बात करते हैं, इसमें एक शेल है, इसमें दो शेल हैं, इसमें तीन शेल हैं, इसमें चार हैं, इसमें पांच हैं और इसमें छह हैं, यानी कि कंसेक्टिवली तौर पे अगर हम ग्रुप के अंदर जो है नीचे को मूव करें, सो हर एक नया आने वाला एटम एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल यानी एक्स्ट्रा शेल कैरी कर रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है अलोंग द ग्रुप, ठीक है, एक रीजन ये है। दूसरी रीजन क्या है कि जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं कि फिर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स हैं वो कम हो जाती है, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सो अलोंग द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। आपने पॉइंट साथ में लिखते रहना है, ठीक है, आप इसको साथ में मेंशन करते रहेंगे क्योंकि हमने जल्दी से आगे मूव कर जाना है फिर, ठीक हो गया। So along the group atomic size, atomic radius, covalent radius, ionic radius always increases because, ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि वो इंक्रीज करता है, ड्यू टू द एक्स्ट्रा, ठीक है, ड्यू टू द एंट्री ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्बिटल और शेल, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है
दूसरा हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की रीजन जो है वो शील्डिंग इफेक्ट भी है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अलॉन्ग द पीरियड की हम बात करते हैं। सो अलॉन्ग द पीरियड जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये तमाम चीजें क्या करेंगी, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करेंगी। ठीक है, ये तमाम चीजें अलॉन्ग द पीरियड क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी। रीजन हमारे पास क्या है, रीजन यही है कि जब अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस की ग्रिप या अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज जो है श्रिंक करेगा। तो ये हमारे पास जो है, जस्ट हम सिंपल कहते हैं कि हमारे पास ये ट्रेंड है जो कि हमने इस पर डिस्क्राइब किया। अच्छा, अब आपने करना क्या है, 157 पेज है, उस पर जल्दी से जो है हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं पॉइंट को, फिर हम आगे चलेंगे। 157 पेज है, उस पे प्रेडिक्टेबल के एग्जैक्टली नीचे जो है उसने क्या किया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आप कहां से मार्क करना स्टार्ट करेंगे, मोर ओवर द डिक्रीज इज स्मॉल व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो बात कर रहा है, तो आपने इसको मार्क करना है। मैं जो चीज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं ये आपने मार्क करनी है। ठीक है, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैडमियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद जो है यर्कोनियम, कैडमियम, ठीक है, ड्यू टू द इंटरविनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। The screening effect is also called as shielding effect. This is responsible for the decrease in the force of attraction. ये उसने जो है किया हुआ है। सो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप जो है क्या करेंगे, मार्क करेंगे। सो आप जो है क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये चीज जो है आपने मार्क कर लेनी है। ठीक हो गया, यहां तक मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं होगा। सो हम आगे चलेंगे और अब मैं आपको आनिक रेडियस के बारे में बताऊंगा। मैं जो है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आनिक रेडियस जो है अलोंग द ग्रुप इंक्रीज करता है और अलोंग द पीरियड जो है हम कहते हैं ये डिक्रीज करता है। रीजन बता चुका हूं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब मेन पॉइंट बात करूंगा, आगे चलूंगा। सर अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट का क्या होगा, देखो अलोंग द पीरियड अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ते नहीं है। एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर एक ही जो है तरह के नंबर ऑफ जो है ऑर्बिटल्स या शेल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिटल्स तो बढ़ नहीं रहे। ठीक है, सो हम कहते हैं कि फिर जो है कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसमें खास फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा पॉइंट इनकाउंटर नहीं होता अलोंग द पीरियड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आनिक रेडियस की बात करेंगे। मैं इन पॉइंट्स को रेज करता हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्क्राइब करूंगा, फिर आगे चलूंगा। इंटरवेयरिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, अहमद? इंटरवेयरिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि लेट्स सपोज ये एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड और वो थर्ड था, तो थर्ड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के दरमियान पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इंटरवेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। सर मैं अच्छा माइक में नॉइज आ रहा है, देखें जरा इसको, माइक में कहीं नॉइज आ रहा है, देखते हैं इसको। अभी हम इसको जो है कर लेते हैं, माइक का नॉइज जो है इसको खत्म करते हैं। अच्छा, आनिक रेडियस की मैं बात करूंगा, केटाइंस और एनाइंस की मैं फॉर्मेशन की करूंगा जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत लेंथियर है। ठीक है, पहले हम केटाइन की बात कर लेते हैं। ठीक है, केटाइन बनता किस तरीके से है, हम कहते हैं जब भी कोई एक एटम जो है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जब भी कोई एक एटम जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, सॉरी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैरी नहीं करेगा बल्कि आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएगा। केटाइन फॉर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन। ठीक है, हम कहते हैं कि जब भी किसी एटम के अंदर से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास जो है, हम कहते हैं कि उसके पास, हमारे पास क्या होगा कि उस जो केटाइन है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की ग्रिप, अट्रैक्शन फोर्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे और फोर्सफुली इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो केटाइनिक साइज है वो श्रिंक कर जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपको बता रहा हूं केटाइन फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि केटाइंस का साइज जो है वो हमेशा, हम कहते हैं कि वो क्या होता है, वो हमेशा लेस होता है एज कंपेयर टू पेरेंटल एटम। केटाइन साइज लेस देन पेरेंटल एटम। ठीक है, यानी कि जिस एटम से ये बना था, ठीक है, उसकी निस्बत इसका साइज छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस की बात करता हूं तो इसका साइज हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू सोडियम। एग्जांपल भी मेंशन की हुई है, आप उसको हाईलाइट भी करेंगे, ये मेंशन उसने यहां पे किया हुआ है, आप उसको जो है देखेंगे और उसमें जो है आपको चीज इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगी। ठीक है, यानी जैसे मेंशन किया हुआ है उसने, सोडियम जो है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट जो हमारे पास क्या होता है, सोडियम का जो एग्जैक्ट हमारे पास साइज है, ठीक है, ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये 186 है, 186 पाइकोमीटर। ठीक है, और अगर जो है इसमें से
से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो हम कहते हैं कि रिमूव होने की वजह से हम कहते हैं कि 95 जो है हमारे पास क्या होगा, यानी कि उसका साइज श्रिंक कर जाएगा और 95 पाइकोमीटर रह जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कि सोडियम जो है इसका साइज जो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, ठीक है, ये होगा 186 पाइकोमीटर और केटाइनिक फॉर्म के अंदर इसका साइज श्रिंक कर जाएगा और इसका साइज श्रिंक करते हुए हमारे पास ये आ जाएगा 95 पाइकोमीटर। ठीक है, अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं, यानी हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस उसका और ये लेट्स सपोज हमारे पास उसके शेल्स हैं, अगर मैं इस एटम के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दूं तो एज अ होल इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जब भी कोई नेगेटिव स्पीशी डेवलप होगी तो हम कहते हैं कि नेगेटिव जो स्पीशी है, यानी कि लेट्स सपोज क्लोराइड आयन है, इसका साइज हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू पेरेंटल एटम। ठीक है, और रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप एक एटम के अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन जो है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें कमी आ चुकी है, तो समहाउ हम कहते हैं कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो वो जो न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, साइज जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो हम कहते हैं इनानिक साइज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू पेरेंटल एटम, यानी न्यूट्रल हमारे पास जो एटम होता है उसके साइज की निस्बत जो इनानिक साइज है, ठीक है, वो ज्यादा होता है। हम कहते हैं कि समहाउ वो ग्रेटर हो जाता है। साइज क्यों छोटा होता है? रीजन मैंने आपको बता दी है। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये थी कि जब हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाती है, इसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। और साइज बड़ा क्यों होता है? कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एटम जो एनानिक साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। रीजन मेंशन यहां पर उसने एग्जांपल मेंशन की हुई है कि क्लोरीन की बात करते हैं तो 99 पाइकोमीटर है न्यूट्रल फॉर्म, लेकिन जब जो है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसका साइज 181 पाइकोमीटर हो जाता है, 181 पाइकोमीटर हो जाता है। आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक हो गया, ये आपने जो है कर लिया। उसके बाद आप नीचे जो इक्वेशन मेंशन की हुई है R इज इक्वल टू R प्लस और R माइनस, ठीक है, ये जो उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। इससे आप क्या इंफॉर्मेशन गेट करते हैं कि अगर आपको टोटल जो है बता दिया जाए, क्या बता दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई बता दिया जाए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो है दरमियान जो डिस्टेंस है वो बता दिया जाए। सो और अगर आपको केटाइन का साइज बता दिया जाए तो आप एनाइन का साइज निकाल सकते हो, तो आपने इसको मार्क कर लेना है। ये कंप्लीट हुआ। साथ में हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई है, ठीक है। कोवेलेंट रेडियाई का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ये तो हमारे पास आयनिक रेडियाई था, जब इलेक्ट्रॉन लूज या कोई गेन करेगा तो एक आयन बनेगा, उसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमने देखा। कोवेलेंट रेडियाई का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट रेडियाई का मतलब होता है कि दो एटम्स के दरमियान आपस में कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके ऊपर हम एक्सरे फॉल करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, इनके न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं, उसका हाफ करेंगे, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। कंप्लीट डिस्टेंस जो है हमें एटॉमिक साइज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और यहां पर आपने जो चीज मार्क करनी है 159 पेज के ऊपर, उसमें आपने द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन क्लोरीन, ठीक है, एंड इन CH3Cl इज 176.7 पाइकोमीटर, ठीक है। सो आपने ये चीज मार्क कर दी है, द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम इज बीइंग नोन एज 99.4 पाइकोमीटर, द कार्बन, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस वन, ठीक है। सो आपने इसको आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, ये आप जो है जरूर देखिएगा। ठीक हो गया, सही हो गया, बिल्कुल ठीक है फारिया, आपने बिल्कुल ठीक ये चीज लिखी है यहाँ पर, जो भी आप मेंशन कर रही हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, जल्दी से इसको जो है बात करेंगे और जल्दी से जो है इससे आगे मूव करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जो रिक्वायर होती है किसी एटम में के आखिरी शेल में से, यानी किसी एक गैसियस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसे हम कहते हैं कि हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। सर जी ये पॉलिंग ने बताया था, भी पॉलिंग ने तो जो हमें एक पॉलिंग स्केल प्रोवाइड किया था जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से होता है, फेडरल बुक की में नहीं है। देखो सादिया जो चीज है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं है तो आप फिर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जो पॉइंट मैं डिस्क्राइब करता हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं, जल्दी जल्दी मैं इस पर जो है आपकी डिस्कशन की तरफ नहीं जाऊंगा। आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो रिक्वायर है किसी एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, से हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें तो इसका फौरन से ट्रेंड देखेंगे और उसके बाद फिर एक पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम आगे, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पहले ही पता भी होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाइटर किस्म के कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत टाइम लगा दिया है इसके ऊपर, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है हम कहते हैं कि अलोंग द ग्रुप
डिक्रीज करती है, और रीजन वही है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। ये तमाम रीजंस है कि लॉन्ग द ग्रुप जो है हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होगी, इसलिए हम कहते हैं डिक्रीज करती है। और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलोंग द पीरियड अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये इंक्रीज करती है। रीजन क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। जब साइज डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जब साइज जो है कम होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ जाएगी, सो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है राफे, आप साथ में पॉइंट मेंशन क्या करें, हम बहुत स्लो रफ्तार से जा रहे हैं, अगर सारे पॉइंट लिखूंगा तो जो है बहुत टाइम भी लगेगा। सो राफे अच्छा मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तमाम पॉइंट्स लिख भी दूं आप लोगों के लिए। चलिए ठीक हो गया, ठीक है। सो ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया। अलोंग आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड हम कहते हैं क्या करती है, वो इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक हो गया। ये चीज क्लियर हो गई है। अब उसके बाद आपने इसमें से क्या पॉइंट मार्क करना है, क्या पॉइंट आपने जो है अपने पास इसके अंदर जो है मेंशन करना है, ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पे मैं राइट कर देता हूं आपके लिए। जैसे भी आप देख भी रहे हैं, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। इस तरीके से न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट इसमें यही है कि हायर जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। रीजन यही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल भी देते हैं, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन के निकालने से क्या होता है कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना भी। हम एमसीक्यू की तरफ भी आते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है जल्दी से गो थ्रू करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो है चैप्टर को गो थ्रू करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोगों को जब भी हम जो है बता देते हैं ना आपको कि भाई कल हमने ये चीज पढ़नी है, तो आप पे ये फिर फर्ज हो जाता है कि आप उस क्लास में बैठने से पहले आप उस चैप्टर को कम से कम रिवाइज करके आए हों या पढ़कर आए हों, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, भी रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है, ये रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों आता है, ठीक है। व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। जब भी आप जो है क्या करेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की एडिशन करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एटम है, ठीक है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, सो इससे ये ए नेगेटिव बना, ठीक है। ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास क्या हो, इसी ए नेगेटिव के अंदर ही आप एक और इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हो, A-2 बनाते हो, हमारे पास क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। वाई, क्यों, रीजन क्या है, रीजन यही है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डाला हुआ हो, ठीक है, सो उस इलेक्ट्रॉन के जो है इलेक्ट्रॉन की जो है प्रेजेंस के बावजूद एक और इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे, तो उससे फिर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से जो पहले ही नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सो इस रिपल्शन की फोर्स को कम करने के लिए हम कहते हैं कि जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होती है, इसलिए ये जो प्रोसेस बन जाता है वो एंडोथर्मिक बन जाता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो कहलाएगा, ठीक हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी का मेटालिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट है, लाइबा यही पॉइंट हमने जो है सेकेंड में डिस्क्राइब करना है। सेकेंड में हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर आएगा भी, उसमें भी हमने डिस्क्राइब करना है। सो अगर हम जो है मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं, देखो मेटालिक कैरेक्टर किसी भी एक मेटल का डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से कोई एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सो लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ग्रेटर विल बी हम कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि जितना आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, जितना एनर्जी कम रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतना ही इलेक्ट्रॉन फ्री एक्सेस में मौजूद होंगे और वो कंडक्टेंस शो करेगा, मेटालिक कैरेक्टर
सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हमने बात की, अगर एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे एक्सोथर्मिक होगा, अगर दूसरा डाल देंगे तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। बाकी इसकी जो वेरिएशन है, ठीक है, अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप, ठीक है, वो वही है जो कि हमने अभी बात की आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये अलोंग द ग्रुप अगर हम बात करते हैं, जरा मैं इसको रेस कर लूं फिर लिख देता हूं जल्दी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ये ग्रुप के अलोंग अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, ये डिक्रीज करती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड अगर हम बात करेंगे सो ये क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करती है। और रीजन वही है एटॉमिक साइज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इन तमाम की बात हम करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ट्रेंड में एबनॉर्मेलिटी आती है। फैज ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एबनॉर्मेलिटी जो है सेकेंड ईयर में जाकर वो हमारे पास जो टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस होगी, इसलिए मैं अभी जो है वो उस हवाले से मैं आपको नहीं बता रहा, इस हवाले से मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ठीक है जी। सो थर्ड भी जो है वो एंडो ही होगा, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं वो भी नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन की फोर्स अप्लाई होगी, इसको कम करना है तो ये एंडो ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब सिंपली तौर पे क्या है और हम उसका ट्रेंड भी देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो जो है मतलब किसी एक एटम की वो सलाहियत कि जिसकी बुनियाद पर, मैं जरा इसको लिख लूं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो हम कहते हैं कि किसी एक एटम की वो सलाहियत जिसकी बुनियाद पर वो बॉन्ड पेयर को यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास कहलाती है इसे हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। हम कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कंप्लीट में मेंशन नहीं करता इलेक्ट्रो, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रेटर द एटॉमिक साइज लेस विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लेसर द साइज मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, एक पॉइंट। और इसी बेस पर आप इसका ट्रेंड भी बता सकते हो कि अलोंग द ग्रुप चूंकि साइज बढ़ता है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और अलोंग द पीरियड चूंकि साइज छोटा होता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, ज्यादा होती जाती है। और पॉलिंग हमारे पास स्केल है जिसके थ्रू हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होती है। और 4 है फ्लोरीन के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू है फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन की जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ये वैसे तौर पे 4 होती है, ठीक है, 4 होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास होती है, ठीक है जी। सो यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे जल्दी से पूछें, क्लियर है तो क्लियर मेंशन करें ताकि हम आगे चल सकें और कुछ ना कुछ एमसीक्यू को भी डिस्कस कर सकें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे है, देखो मैं बताऊं आपको कि जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयनाइजेशन एनर्जी हो, दोनों जो है हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एनर्जीज ही हैं, यानी एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दोनों के एनर्जीज को मेंशन करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं या तो किलो जॉल पर मोल होता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है भाई। अच्छा, फौरन से आते हैं टुवर्ड्स एमसीक्यूज, ठीक है। हमने आज एमसीक्यूज को इतना डिस्कस नहीं किया। थर्मोडायनामिक, भाई वो प्रॉपर्टीज के जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, अभी हमने उससे मतलब बात करनी है आगे चलते हुए। अच्छा, सो अब आपकी स्क्रीन पर जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, मैं उनको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद आगे चलेंगे। ऑक्टेट टूल इज नॉट फॉलोड इन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। सो इसमें BCl3 है जो कि हम कहते हैं। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल से आज इस तरह कर लेते हैं फिर हम कि आगे मूव करते हैं। ये तमाम एक्सरसाइज जो है मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग क्या कहते हैं? अगर आप लोग जो है इस बारे में ये राय रखते हैं कि हमें जो है इस तरीके से आगे मूव करना चाहिए, जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो मतलब जो मैंने आपके एमसीक्यूज रखे हुए हैं वो मैं अपलोड कर दूं, आप वहां से देख लेंगे तो क्योंकि टाइम बच जाएगा। सो आप लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग कर लें एमसीक्यूज को या फिर आप बाद में करेंगे? ग्रुप के अलोंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं डिक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड चूंकि साइज छोटा होता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जल्दी से आप बताइएगा कि हम जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उसको अभी कर लें डिस्कस या मैं आपके लिए अपलोड कर दूं और आप तब करेंगे?
जल्दी से आपने बताना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द ग्रुप डिक्रीज इसलिए होगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट की गई थी, नहीं भी देखो मेजर की गई थी, स्केल है उसके थ्रू, ठीक है। ठीक हो गया, साथ साथ कोई कह रहा है ओके, कोई कह रहा है अपलोड कर दें। सो मेरे ख्याल से हमें जल्दी से मूव करना चाहिए आगे, और जो है हम अब टॉपिक वाइज जिस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं उसको कैरी करते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना मैं आप लोगों के लिए तमाम एमसीक्यूज डिस्प्ले कर दूंगा आपकी स्क्रीन पर, यानी कि आपको जो है मतलब दे दूंगा, आप मुझसे कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। जहां आपको एमसीक्यू मुश्किल लगेगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अच्छा चलें, शेयर कर भी लेंगे, अभी करेंगे। चलें आशा कर भी लेते हैं। जल्दी से आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है कि वो टाइप ऑफ बॉन्ड के जो बनता है ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम, ठीक है। यानी कि एक एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इससे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है, इस कहते हैं कि इनके दरमियान जो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप होगी, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या रिस्पॉन्सिबल है आयनिक बॉन्ड के लिए। सो आयनिक बॉन्ड, ठीक है, हम कहते हैं कि दो चार्जेस, लेट्स सपोज ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स सप्लाई होती है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है, ठीक है। जो दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान हम कहते हैं कि डेवलप होती है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे जो है हमारे पास ग्रुप एलिमेंट्स हैं कि जो ये बनाते हैं, हाउ शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्बिट इफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट की तो भी हमने आसान बात की थी कि अलॉन्ग द ग्रुप चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो डिक्रीज करती है। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिटल का आप कह लें कि जो उसकी शेप है, ठीक है, वो समहाउ करती है। सर डिस्कस कर लें, चलें ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सो मैंने आपसे कहा आयनिक बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके वजह से हम कहते हैं कि फिर कौन से हमारे पास जो है ग्रुप एलिमेंट्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट्स कौन से हों, एलिमेंट्स इसको भी रेज कर लेते हैं। Elements with low ionization energy and high electron affinity value will make ionic bond। ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कौन से ग्रुप होंगे? ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। सो फर्स्ट ए, सेकंड ए, और इस तरफ से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ए और सेवेंथ ए। जब भी ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि ये हमारे पास हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। वो एलिमेंट जिनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेंगे। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकेंगे। इस तरह के एटम्स जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और फर्स्ट डे, सेकंड डे, इधर से हम कहते हैं सिक्स्थ डे, सेवंथ डे जो है हमारे पास, जब भी इनके एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। अब आपने इसमें क्या चीज अंडरलाइन करनी है टॉपिक के अंदर। सो ये पेज नंबर है 163, ठीक है। ये एक तो आपने ये पॉइंट लाजमी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, जो आपने इस वक्त नोट डाउन करना है इसके अपने पास, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो क्या है, लास्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है इस टॉपिक का, जिसमें कि है इफ द डिफरेंस इज 1.7 इज, ठीक है, 1.7 और मोर देन दैट,
देन द बॉन्ड इज सेड टू बी आनिक। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास 1.7 से ग्रेटर का डिस्टेंस यानी डिफरेंस है क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दो एटम्स के दरमियान, तो आनिक बनेगा। अगर जो 1.7 से लेस है, ठीक है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि 1.7 से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हम कहते हैं कि फिर हमारे पास आनिक नहीं बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इसी बेस पर हम कहते हैं कि जो है हमारे पास जो NaCl है इसमें आनिक करेक्टर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है 72% है। सीजियम फ्लोराइड जो है इसका 92% है आनिक करेक्टर। और जो है कैलकुलेशन बताती है हमें कि कोई भी हमारे पास आनिक बॉन्ड ऐसा नहीं जो 100% जो है आनिक नेचर का हो। रीजन क्या है, देखो अगर इवन आप NaCl की बात करते हो, सो NaCl में क्लोरीन और सोडियम के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है, इट इज लेस देन, इट इज नॉट इक्वल टू 1.7 और ग्रेटर देन 1.7, इट इज लेस देन 1.7। ठीक है, फिर भी ये आनिक बॉन्ड ही बना रहा है क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर होने की वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकते हैं एटम्स। ठीक है, लेकिन चूंकि इक्वल या ग्रेटर देन 1.7 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं होगा कि जो 100% आनिक कैरेक्टर शो करेगा। स्ट्रॉन्गर आनिक बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन फर्स्ट ए एंड सेवेंथ ए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा अमार। ठीक है, बिल्कुल आपने ये पॉइंट क्लियर जो है बिल्कुल ठीक मेंशन किया है। ठीक है, अच्छा, सो मैंने आपसे ये बात कही कि क्या होगा कि जो है मैंने आपसे कहा कि 1.7 से ग्रेटर के हमारे पास है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जहां पर नेगेटिव डिफरेंस जहां पर क्या आ जाएगा 1.7 या इससे ग्रेटर का होगा। ठीक है, सो ये आनिक है, लेस होगा तो ये कोवेलेंट है। और अगर कोई कोवेलेंट है भी तो उसमें भी क्या होता है आनिक कैरेक्टर पाया जाता है। हम आगे जाके देखेंगे, इस वक्त आगे जाके डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये मेंशन इसने किया है अकॉर्डिंग टू लिविस एंड कैसोल, सॉरी कोसल। ठीक है जी, ये साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने जो है बताया था यानी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्क्राइब किया था, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अपनी जो है अपनी राय दी थी। ठीक है, अपनी जो है जजमेंट दी थी। ठीक है, सो ये जो है साइंटिस्ट आपने जरूर मेंशन करने। सर आउट ऑफ स्क्रीन हो गया है, आउट ऑफ स्क्रीन क्या हो गया, अच्छा आउट ऑफ स्क्रीन हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 ठीक है। No element has zero electronegativity. ठीक है जनाब, तो ये लें, हो गया, रिमूव होगी ये स्लाइड। ठीक है, अच्छा, हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से ग्रेटर है तो हमारे पास आनिक बॉन्ड बनेगा। अगर लेस है तो हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बिकॉज नो एलिमेंट है जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल सही कहा ली कि 100% जो है कोई भी बॉन्ड आनिक या कोवेलेंट नहीं होता। ठीक है, समहाउ डिफरेंट जो है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि दो साइंटिस्ट हैं अकॉर्डिंग टू लिविस और कोसल। ठीक है, इसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं। हो गया, ठीक है, कर दिया, ठीक है ना। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है हमारे पास क्या है कि देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे जो है अगर हम डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को भी, अगर हम जो है आगे चलते हैं, सो कोवेलेंट बॉन्ड को इतनी डेप्थ में नहीं जाते, जस्ट ये डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास नॉन पोलर, एक हमारे पास जो है वो होता है पोलर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नॉन पोलर कौन से होंगे, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, ऐसा नहीं है, जीरो नहीं होती, उसकी ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, सो मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारे पास दो एटम्स जिनसे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिनसे एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा, ठीक है, अगर एटम सेम है तो नॉन पोलर, अगर डिफरेंट है तो समहाउ पोलैरिटी होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पोलैरिटी जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, क्या कहते हैं उसे,
इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर जो है डिपेंड करती है, ये पॉइंट जो है डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। बाकी ये जो है हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, डायरेक्शनल होते हैं। रीजन क्या है, देखो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने से, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर अप होने से जो है बॉन्ड बनता है, और हम जब भी दो एटम की तरह बॉन्ड बनाते हैं तो उनमें हम एक जो है इस लकीर को, एक लाइन को शो करते हैं, सो एक डायरेक्शन को शो करता है कि ये डायरेक्शन है बॉन्ड की, यहां पर बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल है। ठीक हो गया। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूं जो कि इंपॉर्टेंट हो, बाकी इसको आप रीड आउट कीजिएगा। ठीक है। इसमें डबल, सिंगल और जो है ट्रिपल बॉन्ड की बात है वो बहुत आसान है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 होंगे शेयर करने वाले तो फिर डबल बन जाएगा, 3 होंगे तो ट्रिपल बन जाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने मार्क करनी है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम कहते हैं जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को, तो जो इससे बनने वाला जो हमारे पास जो है कंपाउंड होता है, यानी जो बॉन्ड बनता है, इसे हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। अब हम यहां पर जो चीज मार्क करेंगे वो क्या है, बेसिक तौर पे 166 पेज है, 166 पेज नंबर के ऊपर यहां मेंशन किया हुआ है कि एवरी बॉन्ड इज 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड 66% कोवेलेंट। ठीक है। ये चीज आपने जरूर जो है मेंशन करनी है अपने पास, यानी आपने हाईलाइट करना है इस चीज को। एवरी बॉन्ड इज 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड 66% कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया सर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का 1.7 से कम होगा तो बॉन्ड तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा, नहीं नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर होगा, कोवेलेंट बनेगा। सर आप पहले ही करवा दें, बिल्कुल ठीक है भाई, हम कर लेते हैं, हम सीक्वेंस वाइज चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए जो है आपको सीक्वेंस वाइज ही करवाया था। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपने मार्क कर ली अपने पास। ठीक है। एवरी बॉन्ड इज 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। और जो है हम कहते हैं 66% कोवेलेंट बॉन्ड। भाई नॉन पोलर और पोलर तो बहुत आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। हो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में भी आपको बॉन्डिंग चाहिए है, सो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बॉन्डिंग, ये लो भाई, ये है, डबल बॉन्ड बनते हैं इसमें। अब इसमें क्या मुश्किल बात है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप इतनी बड़ी क्लास पढ़ रहे हो, सो इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है। इतनी मुश्किल चीजें तो नहीं है ये बारी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने 166 पेज के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है इसको जरूर आपने जो है रीड आउट करना है, इसको आप हाईलाइट भी करेंगे। ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, ठीक है, लाइक अमोनिया, ठीक है, मेक सच बॉन्ड्स विद H+, तो ये इसको आप मार्क करेंगे। नीचे मेंशन किया हुआ है PH3 कंबाइंस विद H+, ठीक है, टू गिव PH4 पॉजिटिव इज कॉल्ड एज फॉस्फोरियम आयन। ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इसको आपने मार्क करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर जो है नीचे मेंशन किया हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है, मेनी ऑक्साइड्स हैलोजेंस लाइक HClO2, ठीक है, HClO3, HClO4, ठीक है, हैव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द क्लोरीन एंड द ऑक्सीजन एटम। ठीक है। सो ये आप ये तमाम तीन जो है 4 लाइंस जो है इसको आप मार्क करेंगे, इसको आप जरूर जो है मेंशन करेंगे। सर रिपीट द स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आप चाहते हैं अब्दुल्ला रिपीट में कर दूं, आप बता दें मुझे। और आई थिंक अब्दुल्ला आज बहुत खुश भी होने चाहिए क्योंकि अब्दुल्ला की ही जो है फरमाइश पूरी हो रही है। आज हम MCQs की बजाय हम कोर कॉन्सेप्ट हर एक पॉइंट का जो है मतलब अपने हर एक टॉपिक का डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब्दुल्ला जो है आज खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्डेड फॉर्म लेक्चर्स सुनने चाहिए, सो रिकॉर्डेड फॉर्म लेक्चर्स केमिस्ट्री के हैं ही नहीं। सो ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ठीक है। सो इसको आपने मार्क कर लिया है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है आएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी कहते हैं। वेस्पर थ्योरी के जो है अकॉर्डिंग मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, यानी कुछ चीजें बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट नेम सेडविक और पाउल है, ठीक है, जो कि 1940s के अंदर हम कहते हैं कि जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, सेडविक और पाउल। ठीक है। आपने ये मेंशन कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है रिसेंटली तौर पे जो इस पे काम किया, किसने काम किया था, ठीक है, इसने काम इस तौर पे किया था नायलॉन और ग्लिप्सी ने जो है क्या किया था, फिर वेस्पर थ्योरी को डेवलप किया था, जो रिसेंट हमारे पास फॉर्म के अंदर आ जाती है, जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये चीजें आपने मार्क कर लेनी है। बाकी इसके जो कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, पॉस्टुलेट्स में जल्दी से वर्बली एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ के हवाले से नहीं है। हम कहते हैं कि अच्छा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं, वो मैं आपको बता भी दूंगा, डिस्क्राइब भी कर दूंगा। ठीक है। हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, जब भी हम किसी एक जो है एटम की बात, यानी किसी एक कंपाउंड की बात करते हैं, सो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तमाम टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है लोन पेयर और एक हमारे पास होता है बॉन्ड पेयर।
लोन पेयर का आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो कि डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। और बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जो है जब भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम के बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 7, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके 5 इलेक्ट्रॉन में से ये 3 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह जाते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते। तो ये लोन पेयर हैं। और नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। सो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, दोनों डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल ज्योमेट्री और शेप ऑफ द कंपाउंड क्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, तो इनमें आपस में रिपल्शन की फोर्स जरूर अप्लाई होती है। सो रिपल्शन की फोर्स डिसाइड करती है कि ओवरऑल ज्योमेट्री या जो है शेप हमारे पास कंपाउंड की क्या होगी, ठीक है। हम कहते हैं कि जब भी हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, ताकि आपस में इनकी जो रिपल्शन की फोर्स है वो मिनिमम हो सके, कम से कम हो सके, मिनिमाइज अपनी जो है रिपल्शन की फोर्स को कम कर सकें, खत्म कर सकें, ठीक है। अब जो है इसमें आपने पॉइंट क्या लिखना है, आपने पास जो हाईलाइट करना है वो क्या है कि हम कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं रिपल्शन की फोर्स की तो उसमें हम कहते हैं लोन पेयर रिपल्शन की फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये रिपल्शन की फोर्स जो है इसकी निस्बत इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर होगी, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या होगा कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन की फोर्स है इट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू, ठीक है। या हम कहते हैं कि लोन पेयर की रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसकी रिपल्शन की फोर्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो आपने इस चीज को जो है अपने पास मार्क कर लेना है, इस चीज को अपने पास जो है अपने जो है वो क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बाकी जो है जब भी हम मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स का बढ़ जाना, यानी ज्यादा होना, ग्रेटर होना, या ट्रिपल बॉन्ड की मल्टीपल बॉन्ड की एग्जांपल है। मल्टीपल बॉन्ड्स भी किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एज अ सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही बिहेव करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपके पास आता है 168 पेज नंबर, जिसपे कि आपको कंप्लीट एक टेबल प्रोवाइड किया हुआ है। आप इस पूरे टेबल को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने जरूर जो है अपने पास मेंशन कर लेना, यानी कि याद रखना है। कुछ हिंट्स मैं प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। देखो आपके पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं जिसकी बेस पर आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हो। आप ए और बी टर्म को यूटिलाइज करते हो। ए हमारा सेंट्रल एटम होता है, बी हमारे पास बॉन्ड पेयर कहते हैं इसको, या हम समहाउ कह सकते हैं कि ये हमें बॉन्डेड एटम्स को शो करता है, ठीक है। अगर AB2 टाइप है और मैंने ई मेंशन नहीं किया, बट मींस के जैसे इसमें एक सेंट्रल एटम है, दो इसके पास है बॉन्ड पेयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेंशन यहां पे उसने की हुई है, जैसे BeCl2 है। सो हम कहते हैं कि चूंकि जो बेरिलियम है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्ड पेयर हैं। सो ये दो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे ताकि आपस में एक दूसरे की रिपल्शन की फोर्स को मिनिमम कर सकें। एंगल 180 का होगा, शेप लीनियर होगी। सो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी AB2 टाइप की मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें शेप हमेशा लीनियर होगी और एंगल 180 का होगा जब सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो। और अगर ऐसा हो जाए, AB2 टाइप की बात कर रहा था मैं, ठीक है जी। अच्छा, AB2 टाइप की मैंने बात की जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास लीनियर शेप होती है और एंगल 180 का होता है। एग्जांपल मेंशन की हुई है BeCl2 और HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड जो है इसकी एग्जांपल आपके सामने मेंशन की हुई है, आपने देखना है। अब AB3 टाइप की हम बात करते हैं। सो AB3 टाइप के अंदर कुछ डिफरेंट जो है सिनेरियोज हो सकते हैं। AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, यहाँ ई मेंशन नहीं किया, इट मींस के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने BF3 की बात की थी, अब इसमें बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं। सो ये बॉन्ड पेयर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे ताकि आपस में एक लगने वाली रिपल्शन की फोर्सेस को मिनिमम कर सकें। एंगल 120 का ही रहेगा, ठीक है। और ये जो शेप बेसिक तौर पे होती है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है ट्रायगोनल प्लेनर शेप, इसको कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर शेप, इसको कह रहे होते हैं, ठीक है। BF3 हमारे पास हो सकता है, AlCl3 हमारे पास हो सकता है, ठीक है। GeH3 हो सकता है, एंडियम, ठीक है, IN, ठीक है, H3 हो सकता है। तो ये बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो कि इस तरह की जो है एग्जांपल के तौर पे हम कोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो AB3 टाइप के अंदर हमारे पास और क्या आ सकता है, इसमें हम लिख सकते हैं AB2E भी कर सकते हैं। अब मैंने E मेंशन कर दिया है। तो AB2 का मतलब क्या है कि A सेंट्रल एटम है, B हमारे पास बॉन्डेड एटम्स हैं
और ई हमारे पास शो करता है एक लोन पेयर को। तो यहाँ पर चूंकि लोन पेयर आ चुका है, देखो अगर जो हमारे पास जो है सिर्फ बॉन्ड पेयर होते तो शेप लीनियर होनी चाहिए थी। अगर हमारे पास जो है एक लोन पेयर आ चुका है तो क्या होगा कि शेप जो है वो बेंड हो जाएगी, और बेंड होने की रीजन क्या है कि लोन पेयर है। हम जानते हैं लोन पेयर मोर रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। सो इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्शन की फोर्स ज्यादा अप्लाई करने की वजह से ये जो बॉन्ड है होना ऐसे चाहिए था, लेकिन जब रिपल्शन की फोर्स अप्लाई हुई तो ये बेंड हो गया, इसीलिए इस तरह से आ गया। यहाँ एग्जाम्पल मेंशन की हुई है SnCl2 की, इनक्लोराइड, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसने कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा इट इज लेस देन 120, लेस देन 120 का होता है ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये लेस देन जो है 120 का हम कहते हैं कि ये होता है, ठीक है। ये आपने देख लेना है, ठीक हो गया। बाकी जो है AB3 टाइप के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स भी आते हैं, jैसे कि SO3 है। SO3 की बात करेंगे, मैंने भी आपसे कहा कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं ज्योमेट्री ऑफ या शेप ऑफ द कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हुए एज अ सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही बिहेव करते हैं। सो इसकी ज्योमेट्री है जो कि ऊपर हमने BF3 की लिखी थी, ये वही ज्योमेट्री है, सेम वही ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। इन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी जो है ऐसा इफेक्ट नहीं करती, हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी हमारे पास AB4 है। AB4 में अगर सिर्फ और सिर्फ जो है ए सेंट्रल एटम और 4 बॉन्ड जो है पेयर्स हों, यानी बॉन्ड पेयर्स यानी बॉन्डिंग एटम्स 4 हों, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, CH4 की एग्जांपल इसके अंदर मौजूद है, जिसमें कि कार्बन सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो इस तरीके से अपने आप को बाउंड करते हैं। एंगल 109.5 होता है, शेप टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है सर। लेक्चर दरमान में होता है और टेस्ट शो होता है, लेक्चर के 10 मिनट बाद टेस्ट ले लिया करें, ठीक है। बकार अभी हम कर लेते हैं टेस्ट, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर आगे चलेंगे, यानी आपके टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, सो AB4 के अंदर अगर हमारे पास ए सेंट्रल एटम और बी हमारे पास क्या हो, बॉन्डेड एटम 4 हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पास शेप जो है वो टेट्राहेड्रल बनती है और 109.5 जो है हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है। ये तो वो है कि जिसमें हम कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर के तौर पे नहीं है। अगर हमारे पास कोई लोन पेयर आ गया तो हम कहते हैं कि फिर हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें आप एग्जांपल देख भी रहे हैं, NH3 की एग्जांपल हमारे पास आएगी AB3E जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। NH3 की एग्जांपल हमारे पास आएगी। इसमें क्या होता है, चूंकि लोन पेयर आ चुका है, सो लोन पेयर क्या करता है, इन एंगल्स को 107.5 तक ले जाएगा, कम कर देगा और रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो ये भी हो सकता है, ठीक हो गया। और लास्ट हमारे पास जो है वो AB2E2 की एग्जांपल है, वाटर की एग्जांपल है, और फिर कुछ चीजें मैं आपको मार्क करवाऊंगा इसके अंदर से फर्दर, ताकि आप इसको जो है अपने पास ध्यान में रखें। AB2E2, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास वाटर आता है, 2 लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, और इसके पास लोन पेयर होने की वजह से और बॉन्ड एंगल शॉर्टर हो गया है, 104.5 डिग्री का हो गया है, ठीक है। सो AB2E2 हमारे पास एग्जांपल वाटर की आ जाती है। सर लोन पेयर एक से ज्यादा नहीं हो सकते मैंने अभी आपको बताया, वाटर के अंदर जो है 2 लोन पेयर भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, अभी गोली मार दे वो कह रहे हैं टेस्ट को। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है अच्छा अब आप क्या करेंगे, 170 पेज पर आप आएंगे, 170 पेज के ऊपर आप आएंगे, ठीक है। और 170 पेज के ऊपर आपने जो यहाँ पर जो चीज मार्क करनी है वो क्या है, बेसिक तौर पे बल्कि आप लिख ही लें इसको, ठीक है। यानी आपने देखा कि NH3 जो था एंगल 107.5, ठीक है, 107.5 था, लेकिन अगर आप NF3 की बात करते हैं तो इसमें बॉन्ड एंगल 102.5 हो जाता है डिग्री, ठीक है। आपसे जो है पूछा भी जा सकता है, ये वैसे एग्जांपल जो है वही है जो भी हम ऊपर देख रहे हैं, AB3E की बात कर रहे हैं, लेकिन NF3 जो है इसमें 102.5 डिग्री का जो है बॉन्ड एंगल बन जाएगा। रीजन क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसलिए हम कहते हैं बॉन्ड एंगल और शॉर्टर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ई लोन पे के लिए है, एग्जैक्टली लोन पे को शो करता है, ठीक है। तो क्लियर है, आगे चलेंगे, वैलेंस बॉन्ड जो है थ्योरी की बात करेंगे, VBT की हम बात करेंगे। VBT के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद फिर जो है मैं आगे चलूंगा, नेक्स्ट मूव करूंगा टूवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जल्दी जल्दी हमने तमाम पॉइंट्स को समेटना है, अपने टॉपिक्स को समेटना है, ताकि हम आगे मूव कर सकें। VBT की हम बात करते हैं, VBT हमें क्या चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बेसिक तौर पे VBT हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू
बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, हाउ टू एटम्स, ठीक है, व्हाट इज ई, ई मीन्स कहाँ पे आप कह रही ई, वेयर इज ई, अच्छा ई, इससे हम शो करते हैं लोन पेयर को शो करते हैं, लोन पेयर से को जो है शो करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की भाई, अगर हम बात करते हैं वीबीटी की, सो वीबीटी क्या वैसे तौर पे ये एक वो थ्योरी है कि जो एक्सप्लेन करती है बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। वीबीटी क्या करेगी, एक्सप्लेन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ई को हम कहते हैं कि ये शो करता है किस चीज को, ई शो करता है लोन पेयर को, जैसे कि वाटर है, इसमें 2 लोन पेयर थे तो E2 मैंने मेंशन किया, 2 बॉन्ड पेयर्स थे तो ये 2 जो है AB2 मैंने मेंशन किया, ठीक है। तो आज कैसे होगा 12 चैप्टर कैसे होगा, समझ नहीं आई भी, 12 चैप्टर या 12 बज गए कुछ, क्या कह रहे हैं आज, चले भी आपकी बातों में आ गया तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बीबीटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये एक्सप्लेन करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को। एक चीज मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन है ये बेसिक तौर पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है बीबीटी, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी इस तरह की बॉन्ड के लिए जहां पर हमारे पास क्या हो, ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा हो, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को शॉर्टली बता दें, वीबीटी में क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को बता रहा हूं भी, उसी तरफ जा रहे हैं भी, थोड़ा सा वेट कर लें, हम आगे चलते हैं। अच्छा सो मैं आपको कह रहा था 6 कैसे होगा, अच्छा 6 कैसे होगा, हो जाएगा, थोड़ा सा वेट तो कर लेना। अच्छा सो मैं आपसे कह रहा था कि वीबीटी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ये एक्सप्लेन करता है, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब जो बॉन्ड बनती है वो कैसे बनती है, देखो जब भी 2 एटम्स जिनके दरमियान हम कहते हैं बॉन्ड बनना होता है, सो हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज है, अगर इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर इस तरह से होते हैं कि ये अपने आउटर मोस्ट जो इनका ऑर्बिटल होता है, ठीक है, उसको एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो है ये करते हैं, ये आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है ये एक दूसरे के साथ इनको क्या करते हैं, ये ओवरलैप करवा लेते हैं, ये ओवरलैपिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, सो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस और ये इसका ऑर्बिटल, अब ये शेयरिंग हुई है, ये बॉन्ड बेसिक तौर पे बनता है। यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड फॉर्म में है ये मौजूद यहाँ पर होगा, ठीक हो गया। अच्छा सो हम कहते हैं कि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द शेयर्ड रीजन, ठीक है, बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक हो गया। हम कहते हैं जितना ज्यादा ओवरलैपिंग ज्यादा होती है उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ग्रेटर द ओवरलैपिंग रीजन greater will be the bond strength, ठीक है। greater the overlapping region greater will be the bond strength, ठीक है। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ओवरलैपिंग रीजन जितना ज्यादा होगा उतना ही हम कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और ओवरलैपिंग रीजन किस पे डिपेंड कर रहा होता है, ओवरलैपिंग रीजन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। हम कहते हैं 2 बॉन्डेड एटम्स के साइज पे डिपेंड करता है। अगर जो 2 बॉन्डेड एटम्स का साइज कंपेरेबल हो तो हम कहते हैं कि ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा होगा। अगर जो है 2 एटम्स का साइज कंपेरेबल ना हो, एक का साइज बड़ा और एक का साइज छोटा हो, तो ओवरलैपिंग रीजन कम हो जाता है, तो हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जो है वीकर हो जाती है। बॉन्ड लेंथ किस से ग्रेटर होती है ये बता दें, कंप्लीट कर दें प्लीज। बॉन्ड किस से ग्रेटर होती है, अच्छा हाँ ग्रेटर नहीं, हम कहते हैं कि बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, हम कहते हैं कि ग्रेटर होगी अगर हमारे पास क्या हो, मैंने ऐसे गलत कर दिया है, इसको मैं इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर का साइन मैंने लगा दिया है, ठीक है। इफ अगर हमारे पास क्या हो, ओवरलैपिंग रीजन जो है वो ग्रेटर हो, ज्यादा हो, ठीक है। ये वैसे ग्रेटर का साइन नहीं था, हम कहते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ओवरलैपिंग रीजन जो है ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा कि ओवरलैपिंग रीजन किस पे डिपेंड करता है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे अगर जो है क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन क्या हमारे पास हो सकता है, फॉर एग्जांपल HF HCl HBr HI, which one will have the stronger bond
विच वन विल हैव द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है कौन सा होगा? देखो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई फिक्स बाउंड्री तो नहीं होती ना किसी एक एटम की, ठीक है। सो चूंकि फिक्स बाउंड्री नहीं है, जब दो एटम करीब आएंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो भी ऑर्बिटल्स आखिरी हैं वो ओवरलैप तो करेंगे समहाउ। इनमें से बताएं कौन सा जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और रीजन क्या हो सकती है? देखो मैंने अभी ऊपर मेंशन किया कि ओवरलैपिंग रीजन डिपेंड करता है किसके ऊपर? एटॉमिक साइज की कंपेरेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। सो इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिल्कुल बहुत आसान सही HF जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। रीजन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि HF जो है, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज कंपेरेबल होता है, ठीक है। HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज कंपेरेबल होता है ऑलमोस्ट, इसलिए हम कहते हैं कि इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। इसके निस्बत क्लोरीन का साइज बढ़ गया तो इसलिए कंपेरेबिलिटी नहीं रही, अब स्ट्रॉन्ग जो है मतलब वीकर हो जाएगा बॉन्ड, इसमें और वीकर हो जाएगा, इसमें और वीकर हो जाएगा। सो हम यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट इंपॉर्टेंट है एबीटी के हवाले से वो यही है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? ओवरलैपिंग रीजन पे डिपेंड करती है, और ओवरलैपिंग रीजन किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है दो बॉन्डेड एटम्स के, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है इसके अंदर, बाकी जो है आप H2S के अंदर जो उसका बॉन्ड एंगल है, ठीक है, 90, ठीक है, वो आप मार्क करेंगे। बाकी इसमें कोई भी चीज इतनी जो है वो इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है जो कि हम मार्क करें फॉर इंपॉर्टेंट हो फॉर MCQ पर्पस, ठीक हो गया। अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन, शॉर्टर वे के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम आगे मूव करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। टेस्ट कब शुरू होगा? हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम वापस आएंगे तो हम उसके बाद MOT को थोड़ा बहुत ब्रीफ कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक्स हमारे पास अभी रहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इसको कर सकें। स्टिल गॉट 34 मिनट्स लेफ्ट, चिल, हम बिल्कुल अभी तो 34 मिनट्स पड़े में अकॉर्डिंग टू हसीब, लेकिन हसीब 34 मिनट्स है नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप विल कंबाइन टुगेदर टू मेक द इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, ठीक है। हम कहते हैं कि वो फिनोमिना जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी जो एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी वो कंबाइन होंगे और इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप जो है सेम है, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना कहते हैं। और बनने वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं इनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइज्ड, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, जैसे हमने कल भी पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल हैव द सेम एनर्जी, सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल ऑलवेज हैव सेम एनर्जी, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि वो सेम एनर्जी कैरी करते हैं। सहल कह रहे हैं कि चैप्टर पहले करवा दें, तो भाई ये भी आई थिंक कॉन्सेप्चुअली था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया इतनी ज्यादा डीपर वे के अंदर। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास है sp3 कहते हैं कि एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इनके मिलने से 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं क्या करेंगे? बनेंगे, ठीक है, किनके? एक s और 3p के मिलने से, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भी हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यानी एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन की है, एग्जाम्पल हमारे पास अमोनिया की है, एग्जाम्पल हमारे पास वाटर की है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये एज हम कोट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड बनते हैं। जो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे और हेड टू हेड ओवरलैप करते हुए सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सो sp3 के अंदर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे सो जो है हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे और हमारा टाइम जो है वो किल होगा।
सो जस्ट यहाँ तक हमने ये बात देखनी है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप होता है, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप हम कहते हैं कि होता है। ठीक हो गया। बाकी आप जो है इसमें जो चीज मार्क करेंगे वो क्या होगा कि sp3 की हम बात करें तो टेट्राहेड्रल शेप बनती है, और क्या कहते हैं मीथेन के अंदर हमारे पास बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, वो बहुत हम कहते हैं 109.5 होता है। अमोनिया में हमारे पास लेस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे एज अ लोन पेयर आ गया है, और वाटर जो है उसमें क्या होगा और लेस हो जाएगा, जो हमारे पास बन जाएगा 104.5, ठीक है। बाकी sp2 की हम बात करेंगे, सो sp2 जो हमारे पास है इसमें एक s और दो p मिलते हैं। बिल्कुल हारून कह रहे हैं कि बहुत जो है मतलब ज़्यादा पढ़ लिया हमने और बोर भी हम होना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या फिजिबल है कि हम जो है इवनिंग में 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की क्लास रख लें, उससे ये हो जाएगा कि जो है हमारा टेस्ट भी आज ही हो जाएगा और ये चैप्टर भी गंभीर हो जाएगा। सो आप मुझे बताएंगे, अपनी राय का इजहार कर दें अगर आपके लिए फिजिबल है 30 to 40 मिनट्स, क्योंकि देखो हमारे पास आगे जो टॉपिक रहेंगे वो एमओटी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बॉन्ड जो है वो हमारे पास बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। इतने छोटे छोटे से टॉपिक है, इतने लेंथी भी नहीं है, डीपर भी नहीं है, ठीक है। हम तमाम कवर कर चुके हैं जो हमारे पास लेंथियर और डीपर टॉपिक्स थे। सो अगर आप लोग कहते हैं सो हम 30 या 35 मिनट्स या 40 मिनट्स की क्लास रख लेंगे, जिसमें हमारा आज का टेस्ट भी हो जाएगा और जो है ना हमारा जो चैप्टर है वो भी क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि देखो उससे ये होता है कि उससे जो है जो चैप्टर हम इस वक्त कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे जहन पर जो इस वक्त बोझ है कि ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हो सका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं रमजान के बाद तो ठीक है, वो तो हम एक्स्ट्रा क्लास लिख लेंगे, लेकिन ये है कि आज हम इस जो है चैप्टर को कंप्लीट भी कर लें और टेस्ट भी मेरे ख्याल से हो जाए। आप लोग जो है ना बहुत घबराते हो क्लास लेने से, क्योंकि देखो अभी आप लोग कह रहे हैं बोर, सो इट मीन्स कि अगर आप बोरियत फील कर रहे हो, सो इट मीन्स कि मुझे यहाँ स्टॉप करना चाहिए ताकि आप लोगों की जो वो बोरियत वाला एलिमेंट है वो खत्म हो सके और हम फिर जो है सुकून से अपनी क्लास जो है वो शाम के टाइम पे 30 मिनट्स की सर हार्डली लेंगे, उसमें टेस्ट भी हो जाएगा और हमारा जो चैप्टर है वो भी क्लोज हो जाएगा। अच्छा, फिर इस तरह करते हैं कि फिर आप लोगों ने ये हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट पढ़ लेना है। यहाँ तक जो मेरे एमसीक्यूज थे, ठीक है, जो कि मैंने स्लाइड में बनाए हुए थे, मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। टेस्ट में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमने टॉपिक कंप्लीट नहीं किए, सो फायदा नहीं होगा टेस्ट लेने का, सो उससे जो है आप लोग इतना नहीं अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, एक फाइनल भाई, जल्दी से फाइनल करें इसको। चलिए हम ऐसे करते हैं, तो हमारे पास टॉपिक रह गया एमओटी, और एमओटी में कोई चीज इतनी ज्यादा जो है वो मतलब लेंथियर नहीं है, मतलब सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम भी हार्डली 3 से 4 कॉन्सेप्ट रह गए। या अगर आप लोग अभी कहते हैं तो मैं अभी करवा देता हूं आप लोगों को एमओटी, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, एमओटी इतनी मुश्किल नहीं है, उसमें बॉन्ड जो है ऑर्डर की बात होती है, उसको हमने जस्ट कैलकुलेट करना होता है और कुछ चीजें, आगे कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं रही है, थोड़ा सा रह गया। हम इस क्लास को फर्दर लाएंगे, मतलब नहीं करेंगे, नहीं बढ़ाते, यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं। हम ऐसे कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा क्योंकि जो है ना आपको जाहिर सी बात है फिर सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। हम ऐसे करते हैं, जस्ट 30 मिनट्स की क्लास मुझे चाहिए, सिर्फ 30 मिनट्स की क्लास चाहिए मुझे, जस्ट इवनिंग में आप जस्ट इतना कर दें कि 30 मिनट्स की क्लास चाहिए। 5 to 5:30 हम आज क्लास रख लेते हैं, और 5 to देखो आज इंग्लिश का आपका जो है लेक्चर भी नहीं है, कल हमारे पास सजेशन भी आई थी, हमने जब एक्स्ट्रा लेक्चर की बात की थी तो आपने यही कहा था कि सर इंग्लिश का लेक्चर ना हो तब रख लीजिएगा। सो 5 to 5:30 में हम 20 मिनट्स में जितना रिमेनिंग पोर्शन हमारे चैप्टर का है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो है हम टेस्ट भी ले लेंगे आपका। सो आई थिंक इसको कंफर्म करते हैं, आज कर लेते हैं ना, ताकि हमारे सहन से बोझ उतर जाए चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है, कर लेते हैं इसको भाई। देखो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई, इतनी बड़ी क्लास में हो भाई, इतना तो होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़े मतलब आप इतने बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आप लोग जो है ये कहोगे कि भाई हमें रोजा लगेगा, हमें ये होगा वो होगा। सो इवनिंग की क्लास रख लेते हैं 5 to 5:30, ठीक है, डन किया हमने भाई। आप लोग रिस्पॉन्स बड़ा जो है वो कंजूस वाला देते हो। देखो टेस्ट भी हो जाएगा, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बुरी बात है, कोई मानता ही नहीं मेरी बात है यहाँ तो। ये 30 मिनट्स की क्लास चाहिए यार।
ओके तो कर दो, डन तो कर दो ना, ताकि मुझे पता चले कि आप तो मान गए हो मेरी बात। 5 to 5:30, सिर्फ 30 मिनट चाहिए यार, 30 मिनट भी नहीं चाहिए, निकाल सकते हैं आप लोग। उससे ये होगा कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा टेस्ट भी याद हो जाएगा, और आप लोग सुकून से फिर जो है ना मतलब शुरू के 7 चैप्टर्स रिवाइज कर सकेंगे। हम फिर कल जो है चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे, वेडनेसडे है, थर्सडे वाले दिन हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा, फ्राइडे वाले दिन 10 और सैटरडे वाले दिन हमारा जो है 11 चैप्टर हो जाएगा। सो हमारा कम से कम ये होगा कि सैटरडे तक हमारी फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग जो है ईद की छुट्टियों के अंदर बासानी जो है ना अपने पार्ट 1 को रिवाइज कर सकेंगे, क्लोज कर सकेंगे। 4 बजे के देखो, 4 बजे तो मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास जो है वो विजिबल नहीं रहेगा। फाइव थर्टी तक, ठीक है, 5 to 5:30, ठीक है। या आप लोग 1 मिनट रुकें, अगर मैं 4 o'clock इसको बना सकूं, जस्ट मुझे 1 मिनट देंगे आप, मैं पूछ सकूं कि 4 o'clock हो सकता है ये क्लास? 4 बजे क्लास हो सकती है? जी, सो मैं वापस आ चुका हूँ। आई थिंक आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। तो कुछ फाइनल आप लोगों का हुआ है? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, मैं भी इस बात को रियलाइज़ करता हूँ कि एक ही वक्त में इतने लंबे चैप्टर को और इतने जो है डेप्थ वाइज चैप्टर को पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। सो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपके एंड पर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। सो हम 5 बजे से 5:30 तक एक लेक्चर रख रहे हैं, मिनी लेक्चर हमारा होगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर का, जिसमें एमओटी रह गई है और बेसिक से 2-3 जो है फंडामेंटल चीज़ें रह गई हैं, 3 से 4 टॉपिक हैं बेसिक तौर पे, उसको हम करेंगे और उसके बाद जो है हम टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। और इसकी डिस्कशन भी हो जाएगी, हमारे पास इनफ टाइम होगा। सो 5 o'clock हम जो है क्लास आज रख रहे हैं। आज जैसे आपकी एक आज फेवर चाहिए, कल इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ड्यूरिंग द लेक्चर ही जो है चैप्टर 8 को कंप्लीट करें, क्योंकि वो इतना लेंथियर नहीं है टॉपिक वाइज या आप कहने कॉन्सेप्ट वाइज जितना कि ये ज़्यादा था, ठीक है। सो इसलिए हमें रखना पड़ रहा है, ठीक है भी। सब आपसे जो है मुलाकात होगी इवनिंग में। अब मैं इस वक्त फर्दर इसको कंटिन्यू ही करूँगा, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है थक चुके होंगे। 4 बजे नहीं ले सकते क्योंकि बाकी क्लासेस होती हैं, सो इसलिए नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते। सो इंशाल्लाह जो है अब आपसे 5 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने याद रखना है। अभी मैं फ़ौरन जाके तमाम जितने भी मेरे जो स्लाइड्स पे जो MCQs थे वो मैं अपलोड कर दूंगा, उससे आप देखिएगा, बड़े आसान लगेंगे आपको वो, ठीक है। उससे आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। वापस हम आएंगे, ठीक है, 5 बजे आएंगे। सो 5 बजे टेस्ट भी होगा और रिमेनिंग जो हमारे 2-3 टॉपिक रह गए वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।